Today we will discuss about longitudinal method in child development. कल हमने बात करी थी क्रॉस सेक्शनल मेथड की। आज हम लॉन्गिट्यूडनल मेथड या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के बारे में बात करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च या लॉन्गिट्यूडनल मेथड जो है वो एक तरह का कोरिलेशनल रिसर्च है, जो कि एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल को या एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल को लंबे समय तक स्टडी करता है। यानी कि इसमें हम एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल या एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल को बहुत लंबे समय तक स्टडी करते हैं, उसी सेम ग्रुप ऑफ वेरिएबल को लेकर चलते हैं और उसी की डिफरेंट क्वालिटीज जिनको भी हमें स्टडी करना है लंबे समय तक उन सबको स्टडी करते हैं। This type of study can take place over a period of weeks, month or even years. यानी कि इस तरह की जो स्टडी है इसको कुछ वीक्स तक भी किया जा सकता है, कुछ महीनों तक भी किया जा सकता है, इवन सालों तक भी किया जा सकता है और काफी ज्यादा लंबे सालों तक भी चलाया जा सकता है। यानी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उसके जन्म से लेकर उसकी डेथ तक भी स्टडी करी जा सकती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में। सो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को। A longitudinal study is a research design that involves repeated observations of the same variable over short or long period of time. यानी कि जो longitudinal study है वो एक ऐसा रिसर्च डिजाइन है जिसमें कि सेम वेरिएबल की या सेम ग्रुप ऑफ वेरिएबल की बार बार ऑब्जर्वेशन करी जाती है थोड़े या लंबे समय के लिए। ठीक है, यानी जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट भी हो सकता है, अभी हमने जो बात करी थी कुछ वीक का हो सकता है, और लंबा भी हो सकता है यानी कि कुछ महीनों और काफी ज्यादा सालों तक भी वो चल सकता है। It is often a type of observational study, although they can also be structured as longitudinal randomized experiment. यानी जनरली जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में जब भी स्टडीज या रिसर्च करी जाती हैं तो जनरली ऑब्जर्वेशनल स्टडी ही की जाती है, लेकिन कुछ एक रिसर्च में जो है वो रेंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट का भी यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो एक्सपेरिमेंट की जगह ऑब्जर्वेशनल स्टडी का ही ज्यादा यूज किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज को जनरली जो है वो साइकोलॉजी के फील्ड के अलावा सोशल साइंसेज में और इसके साथ साथ मेडिकल साइंसेज में भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिफरेंट डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री जानने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल साइंसेज में अलग अलग तरह के जो इफेक्ट हो रहे हैं सोसाइटी में उन सबको स्टडी करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। साइकोलॉजी के फील्ड में सोशल और पर्सनैलिटी का इफेक्ट देखने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किया जा सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स का क्या इफेक्ट होता है, हमारी एज का हमारे थॉट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, या हमारी एज का हमारे इमोशंस के ऊपर, इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। इस तरीके से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी लॉन्गिट्यूडनल जो मेथड है या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है उसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का यूज जो है वो डिफरेंट तरह के वेरिएबल का रिलेशनशिप दूसरे तरह के वेरिएबल के साथ देखने के लिए भी जनरली किया जाता है, इसीलिए इसको कोरिलेशनल डिजाइन भी कहा जाता है। कोरिलेशनल डिजाइन एक ऐसा रिसर्च डिजाइन होता है जिसमें हम एक वेरिएबल का रिलेशन दूसरे वेरिएबल के साथ देखते हैं कि एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर क्या हो रहा है, या एक वेरिएबल के बढ़ने का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या हो रहा है। इसी तरीके से एक वेरिएबल अगर घट रहा है या कम हो रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या हो रहा है, इसी को कोरिलेशनल डिजाइन कहा जाता है।
तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम एक वेरिएबल का इफेक्ट जो है वो दूसरे वेरिएबल के ऊपर देखते हैं, या दो वेरिएबल का रिलेशनशिप हम ऑब्जर्व करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में। ये सेम वही बात रिपीट हो रही है यहाँ कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है वो एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च टेक्निक है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की जाती है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट को मिलाकर एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया हो, उस ग्रुप की उसकी ऑब्जर्वेशन करी जाती है थोड़े या ज्यादा समय के लिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है मेथड कि किस तरीके से, क्या मेथड है, क्या तरीका हम यूज करते हैं जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं या मेथड हम करते हैं। तो सबसे पहला है डेटा कलेक्शन। सबसे पहले डेटा कलेक्शन किया जाता है। अभी हमने बात करी थी किस तरीके से, जनरली ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू, लेकिन कभी कभी एक्सपेरिमेंटल मेथड भी यूज कर लिया जाता है डेटा कलेक्शन के लिए। तो जनरली जब भी ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज किया जाता है तो उसके जरिए जिस भी सब्जेक्ट का या फिर जिस भी ग्रुप की हमें स्टडी करनी है उसके पर्टिकुलर वेरिएबल्स को लेकर या उसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को लेकर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसकी, और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि रिकॉर्ड बनाते हैं। जो भी हमने ऑब्जर्व किया उसको हम लिख लेंगे किसी भी वे में। आप जो है वो बुक या डायरी में लिख सकते हो, आप लैपटॉप में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑडियो विजुअल तरीका भी अपना सकते हैं। तो अलग अलग तरीकों से रिकॉर्ड करके और डेटा कलेक्शन कर लिया जाता है। और डेटा कलेक्शन करते टाइम ये देखा जाता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, उस टाइम के चेंज होने का उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स के ऊपर या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि अगर हमें ये देखना है कोई रिसर्चर जो है वो किसी एक ग्रुप पर इस तरह की स्टडी करना चाह रहा है कि मिडल एज के लोगों पर जो है जैसे जैसे एज बढ़ती है मिडल एज तक पहुंचते पहुंचते लोगों की कोग्निटिव हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है लोगों की एज का। अगर कोई रिसर्चर ये देखना चाह रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है मिडिल एज के लोगों को लेना पड़ेगा, यानी 40 से 50 साल के लोगों का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा उसको। फॉर एग्जाम्पल उसने 30 लोग जो हैं वो 40 से 50 के एज ग्रुप के बीच में उसने ले लिए, जो कि फिजिकली फिट हैं, ठीक है, डेली एक्सरसाइज करते हैं, वो फिजिकली फिट हैं। और इसके बाद वो देखना चाह रहा है कि मिडिल एज के लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके ऊपर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है, उनकी जो संज्ञानात्मक स्वास्थ्य है उनका या जो संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं वो कितना ठीक रहती है। तो वो इन लोगों की जब तक वो ओल्ड एज में नहीं पहुंच जाते, यानी जब तक 70 या 80 ईयर के नहीं हो जाते, तो वो 20 या 30 साल तक उन्हीं सेम 30 लोगों को ऑब्जर्व करेगा कि क्या क्या उनके कोग्निटिव फंक्शनिंग में डिफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या डिक्लाइन आ रहे हैं उनके कोग्निटिव डिफेक्ट में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का। अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जब भी कोई रिसर्चर करता है तो वो ये उसी सेम उसका दिया हुआ है, इन्होंने अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसी चीज को बताया हुआ है, तो ये हम कर चुके हैं। तो नॉर्मली उसका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करने के पीछे मेन कारण यही रहता है क्योंकि अगर वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी करेगा तो वहां हमने बात करी थी कि अलग अलग सब्जेक्ट को एक ही टाइम में स्टडी किया जाता है। तो वो अलग अलग सब्जेक्ट को अगर लेगा तो वो उनकी लॉन्ग टर्म पे जो चेंजेस आए हैं उनके कोग्निटिव फंक्शनिंग में उनको स्टडी नहीं कर पाएगा। उस टाइम पर उन लोगों की किस तरह की फंक्शनिंग है सिर्फ वही स्टडी करी जाएंगी। तो लॉन्ग टर्म पे जब भी हमें किन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना हो या कुछ एक एबिलिटीज को हमें स्टडी करना है या ट्रैक करना है लंबे समय तक, किसी की एक्टिविटीज को, किसी के फिजिकल लेवल को या किसी के मेंटल परफॉर्मेंस को अगर हमें ट्रैक करना है तो हमें लॉन्गिट्यूडनल मेथड को स्टडी करना पड़ेगा।
अभी हमने जिस एग्जाम्पल की बात करी थी तो उसमें मिड एज के जिन लोगों को लिया, उन लोगों के फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी, मेंटल परफॉर्मेंस दोनों को ट्रैक करेगा रिसर्चर अगले 20 या 30 साल के लिए, और उसके बेस पर वो अपनी फाइंडिंग्स निकालेगा कि किस तरीके से जो फिजिकली एक्टिव रहते हैं लोग मिडिल एज में, वो अगर डेली एक्सरसाइज करते हैं तो उनके कोग्निटिव फंक्शनिंग पर किस तरह का इफेक्ट रहता है, यानी कोग्निटिव फंक्शनिंग उनकी तेजी से डिक्लाइन होती है या फिर जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती है, ये फाइंडिंग्स उसके पास आ जाएंगी। अब इन्होंने टाइप्स दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। मेनली 3 तरह के लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च देखे जाते हैं। फर्स्ट है पेनल स्टडी। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व सैम्पलिंग ए क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो पेनल स्टडी में जो है वो अलग अलग तरह के क्रॉस सेक्शन लोगों को ले लिया जाता है, यानी एक ग्रुप बनाया जाएगा, लेकिन उसमें एज अलग अलग ली जाएंगी। जैसे हम मिडिल एज के लोगों की जो बात कर रहे थे, 40 से 50 साल के लोगों की बात कर रहे थे, उसी में जो 20 लोग उसने लिए हैं, वो ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे ही 40 ईयर के ले लिए या सारे के सारे ही 50 ईयर के ले लिए, यानी कि वो 30 में से भी डिवाइड कर लेगा कि वहां पर जो है 5 लोग उसको 40 ईयर के लेने हैं, 5 लोग जो है वो उसको 42 ईयर्स के लेने हैं, 5 लोग 45 ईयर्स के लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉस सेक्शन कर लेगा वो अपने सैंपल का और उसके बेस के ऊपर ग्रुप बनाएगा, तो उसको पैनल स्टडी बोला जाता है। यानी कि अलग अलग एज के एक ग्रुप बना लिया और उसको वो फर्दर 20 इयर्स के लिए स्टडी करेगा, तो इसको पैनल स्टडी कहते हैं। नेक्स्ट है कोहर्ट स्टडी, involves selecting a group based on a specific event such as birth, geographic location और historical experience। तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जो है वो रिसर्चर सेलेक्ट कर लेगा लोगों को। फॉर एग्जांपल बर्थ डेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया, ईयर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल कि रिसर्चर जो है वो ये देखना चाह रहा है कि कोरोना में जो बच्चे पैदा हुए हैं या जिन बच्चों ने कोरोना में जन्म लिया है, फ्यूचर में कोई रिसर्चर ये देखना चाहे कि कोरोना के टाइम में जिन लोगों ने जन्म लिया था उन लोगों की कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसी हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा। अभी 2020 चल रहा है, तो उसको जितने बच्चे 2020 में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करेगा और उनका एक ग्रुप बनाएगा और उनको लंबे समय के लिए टेस्ट करेगा। इसी तरीके से ज्योग्राफिक लोकेशन के बेस पे, जैसे नॉर्थ से ही ले लिया, सिर्फ नॉर्थ या फिर पर्टिकुलर साउथ से सारे अपने सब्जेक्ट्स को ले लिया। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी थर्ड है, involves looking to the past by looking at historical information such as medical records। तो रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रो का मतलब होता है पुराना, तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में क्या किया जाता है, पास्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, यानी उसकी पास्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको इकट्ठा किया जाता है और उसके बेस पर आगे की स्टडीज करी जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेडिकल रिकॉर्ड्स जितने भी, अब कोई भी डॉक्टर जो है वो ट्रीट करेगा तो वहां पर कुछ एक जो है क्रोनिक डिजीज होती हैं, जैसे जो लंबे समय से चली आ रही हैं पर्सन को, मान लो जन्म से है किसी को या चाइल्डहुड में हो गया था और वो पर्सन जो है अभी मिडिल एज में है, 40s में या 50s में है, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, उनको उसके पीछे की जितने भी साल की, 10 साल की, 20 साल की या 30 साल की जितनी हिस्ट्री है वो सारी उनको जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी बोलते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पर्सन की पास्ट की सारी हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, तो इसीलिए ये भी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का एक टाइप है। अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में, for many types of research, longitudinal studies provide unique insight that might not be possible any other way. This method allows researcher to look at changes over time. यानी सिर्फ यही एक मेथड है ऐसा जिसमें कि एक रिसर्चर जो है वो बहुत लंबे समय तक
चेंजेस को ट्रैक कर सकता है कि क्या क्या चेंजेस किसी व्यक्ति में आ रहे हैं। जो भी चीज उसको स्टडी करनी है, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को वो जितना लंबे समय तक चाहे उतने लंबे समय तक स्टडी कर सकता है। जनरली जब भी हमें डेवलपमेंटल स्टडीज करनी हो, लाइफ स्पैन स्टडीज करनी हो, जन्म से लेके ओल्ड एज तक, जन्म से लेके डेथ तक किसी व्यक्ति की स्टडी करनी हो, या फिर चाइल्डहुड से लेकर प्रेजेंट टाइम तक स्टडी करनी हो, इस तरह की अगर स्टडीज हमें करनी है तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो है वो बेस्ट रहते हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें ये देखना है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं वो एक साथ बड़े हुए हैं, और दूसरा एक ग्रुप ले लिया जो कि आइडेंटिकल ट्विन है लेकिन अलग अलग जगह पर रखकर बड़ा किया जा रहा है उनको, तो उनके बीच में कोग्निटिव डिफरेंस देखने हैं, संज्ञानात्मक डिफरेंस देखने हैं अगर हमें, तो वहां पर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कोग्निटिव डिफरेंस अगर हमें देखने हैं तो लंबे समय तक उनकी स्टडी करनी पड़ेगी, 5 साल तक, 10 साल तक उनकी स्टडी करनी पड़ेगी, तभी हमें एनवायरमेंटल इफेक्ट का पता लगेगा कि उनके कोग्निटिव एबिलिटीज पर एनवायरमेंट का कुछ इफेक्ट होता है या नहीं होता। तो इस तरीके से अगर हमें एनवायरमेंट का इफेक्ट देखना है चीजों के ऊपर, तो एनवायरमेंटल इफेक्ट देखने के लिए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। अगर हमें किसी पर्सन की पर्सनैलिटी में चेंजेस देखने हैं, अगर उसके बिहेवियरल चेंजेस देखने हैं हमें, ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ज्यादा बेटर रहते हैं। Because longitudinal studies take place over a period of years or even decades, researchers can utilize their data to establish a sequence of events when looking at the aging process. क्योंकि लंबे समय तक चलती है ये स्टडीज, इसीलिए जो रिसर्चर हैं वो जो भी डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है उस सबको फर्दर उनको अगर रिसर्च करना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहली बात उनके पास डिटेल में सारी ऑब्जर्वेशंस रहती हैं, सारा रिकॉर्ड बहुत ही डिटेल में रहता है उनके पास। तो अगर उनको पर्टिकुलर सीक्वेंस की डिटेल निकालनी है तो वो आराम से उस पर्टिकुलर सीक्वेंस या पर्टिकुलर एज की डिटेल वो आराम से निकाल पाएंगे, या उनको आगे फर्दर अपने रिसर्च को कहीं अप्लाई करना है तो उसको अप्लाई करने में भी उनको आसानी होगी, क्योंकि उनके पास छोटी से छोटी डिटेल अपने सब्जेक्ट की या अपने ग्रुप की छोटी से छोटी डिटेल उनके पास अवेलेबल रहेगी, और वो जब चाहेंगे उसको इजीली अप्लाई कर सकेंगे, या उसको फर्दर उनको दोबारा से स्टडी करना है तो भी उसको आसानी से कर सकेंगे। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है इसकी? डिसएडवांटेज फर्स्ट तो यही है कि एक्सपेंसिव है, क्रॉस सेक्शनल से जस्ट अपोजिट हो जाएगी, वो बहुत ही चीप मेथड था, कल भी सॉरी परसों के लेक्चर में बताया था आपको कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो है वो एक्सपेंसिव मेथड है। एक्सपेंसिव इसीलिए रहेगा क्योंकि आपको सेम सब्जेक्ट्स को बार बार ट्रैक करना पड़ेगा, उनके साथ आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा, उनसे बातचीत आपको करते रहनी पड़ेगी, और लंबे समय तक उनके साथ कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा, बार बार लंबे समय तक आपको स्टडीज करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियस है कि एक्सपेंसिव होता है ये मेथड। एंड नेक्स्ट है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, समय बहुत ज्यादा लगता है, अभी हमने बात करी थी कई हफ्तों तक चल सकता है, महीनों तक चल सकता है, और इवन कई सालों तक भी चल सकता है, तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। वही क्रॉस सेक्शनल डिजाइन जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। पार्टिसिपेंट जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से ड्रॉप आउट कर सकते हैं, यानी बीच में आपकी स्टडी को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें लंबा टाइम लगता है, तो पार्टिसिपेंट्स जो है वो बोर हो सकते हैं, या उनके अपने पर्सनल रीजन हो सकते हैं, कुछ भी पार्टिसिपेंट की में भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, मान लो आप ओल्ड एज के लोगों पर कर रहे हो, मिडिल एज के लोगों पे कर रहे हो, तो अलग अलग रीजन की वजह से ड्रॉप आउट हो सकते हैं आपके पार्टिसिपेंट, जिसकी वजह से स्टडी आपकी इनकम्प्लीट भी रहने के चांसेस कई बार रहते हैं, हो सकता है स्टडी को कंप्लीट आप ना कर पाए। तो ये सब डिसएडवांटेज है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के। थैंक यू।